Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. लास्ट लेक्चर में हमने फेज ट्रांजिशंस को कंप्लीट किया था बेटा, और इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज नोन एज हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। ठीक है, ये हमने पढ़ना है। इससे पहले एक छोटा सा दो टर्म्स उन्होंने यूज किया हुआ है, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होती है पहले इसको समझते हैं, इसके बाद हम हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसको डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अगर ना बेटा हम किसी भी सॉलिड की बात करें ना, ठीक है, किसी भी सॉलिड की बात करें तो आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ठीक है, वो पार्टिकल बेसिकली क्लोज पैकिंग रखता है। ऐसा ही है ना। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, दिस इज द सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच हैव अ वेल अरेंजमेंट एंड हैव वेरी क्लोज पैकिंग। ये बेसिकली सॉलिड है। अच्छा, फ्यूजन का मतलब क्या है बेटा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये मेल्टिंग प्रोसेस को फ्यूजन भी कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो सॉलिड है ना बेटा, अगर आप इसको हीट करें किसी भी बंसन बर्नर के जरिए या आप किसी फ्लेम के जरिए इसको हीट करें, तो इस हीटिंग से क्या होगा बेटा, इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली होता यह है कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मैं आप इसको मेंशन भी कर देता हूं। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना, इसका मतलब ये है। और जो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन है ना बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वजह ये है क्योंकि ये जो हीट है, क्या करेंगे, जितने भी इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे और इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होना शुरू हो जाती है। अब जो ही टेम्परेचर बराबर होता है मेल्टिंग पॉइंट के बराबर जो ही टेम्परेचर होता है, ये जो आपका सॉलिड है ना बेटा, दिस सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये किस में जाएगा, ये जाएगा लिक्विड के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं ना। ठीक है, मतलब हुआ क्या है, ये जो आपका सॉलिड है ये विद वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी मींस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इस केस में इंक्रीज हो जाती है। दिस इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन द फेज ट्रांजिशन। ये बेसिकली फेज ट्रांजिशन में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैं पीटी लिखता हूं, फेज ट्रांजिशन में यूज होता है। अब हमने पढ़ना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए, तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल देखो, हमने जो हीट किया वो किया 10 जॉल। ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, 10 जॉल हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया। इस 10 जॉल में से मैं सपोज करता हूं कि बेटा 8 जॉल एनर्जी इस्तेमाल हुआ इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर करने के लिए इस्तेमाल हुआ। बाकी जो 2 जॉल बच गई है ना, 2 जॉल, ठीक है, ये जो 2 जॉल
इस्तेमाल हो रही है किसके लिए? फेज ट्रांजिशन के लिए, मतलब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। इस हीट को क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। सो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? द हीट which is used to convert solid into liquid is called latent heat of fusion. फ्यूजन से मुराद क्या है बेटा? मेल्टिंग ना। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट यूज होती है उसको क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अच्छा, लेटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट किसे कहते हैं? लेटेंट मीन्स क्या है बेटा? हिडन को कहते हैं, ठीक है, छुपी हुई। तो हिडन हीट को हम बेसिकली क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। क्योंकि जब ये फेज ट्रांजिशन हो रही होती है तो हमें जो हीट उसको मिल रही होती है ना बेटा, जो एक्स्ट्रा हीट है वो बेसिकली फेज ट्रांजिशन में इस्तेमाल होता है, बाकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा हीट बेसिकली फेज ट्रांजिशन में यूज हो रही होती है उस हीट को बेसिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, दूसरा जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है, दैट इज नाउन एज latent heat of vaporization। वेपर बनना मतलब यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, मैं डायग्राम दोबारा नहीं बनाता, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखता हूँ बेटा। क्या होगा इसका? वो हीट जो इस्तेमाल हो किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, क्या कहलाता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द हीट which is used to convert a liquid into gas means vapor। मतलब यहां पे क्या हो रही है? फेज ट्रांजिशन है ना, ये भी एक तरह से फेज ट्रांजिशन है। is called latent heat of क्या है बेटा? वेपराइजेशन। तो पेपर में अगर शॉर्ट डेफिनेशन में आए तो आपको ये पता होना चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है बेटा, दैट इज, इसमें एक छोटा सा मैं नोट की शक्ल में ना आपको एक पॉइंट लिखवा देता हूँ नोट की शक्ल में, इसको आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। नोट में यहाँ पे लिख रहा हूं। अच्छा, मैं एक नोट आपको लिख रहा हूं बेटा, इसको नोट की शक्ल में लिखता हूं, इसको आप लोगों ने एज इट इज नोट करना है। देखिए, जिस टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन होती है ना, उस टेम्परेचर को कहा जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। जैसे कि अगर हमारा सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम स्पेसिफिकली क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। और अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को हम स्पेशली क्या कहेंगे बेटा? यस, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको कलेक्टिवली या जनरली क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? द टेम्परेचर, यहां पे मैं नोट की शक्ल में लिख रहा हूं उसको, द टेम्परेचर at which a phase transition takes place is called क्या है बेटा? ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जांपल लिखे, ट्रांजिशन टेम्परेचर की कुछ एग्जांपल्स लिखे तो क्या क्या हो सकता है बेटा? एग्जांपल में अगर हम कोड करें, एग्जांपल्स को अगर हम यहाँ पे कोड करें तो वी हैव, if the phase transition is the melting, ठीक है, then the transition temperature is known as क्या है बेटा? is known as melting point
इसी तरह से बेटा वी हैव बॉइलिंग पॉइंट, boiling point. Similarly, we have freezing point, freezing point. ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इसी तरह से कंडेंसेशन पॉइंट भी है बेटा, कंडेंसेशन पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट, एज वेल एज डिपोजिशन पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे फेज ट्रांजिशन होगी उनको हमने क्या कहा बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहा। तो ये था बेटा क्या, अबाउट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एज वेल एज एक छोटा सा नोट के शक्ल में ट्रांजिशन टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है, द टॉपिक इज नाउन एज हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। क्या है, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। अच्छा, आपने एक चीज याद रखनी है बेटा, whenever we talk about the curve, कर्व का मतलब होता है ग्राफ। बेसिकली हमने हीटिंग और कूलिंग से हमने एक हीटिंग और कूलिंग प्रोसेस के लिए हमने ग्राफ बनानी है। उस ग्राफ को बेसिकली क्या कहा जाता है, कर्व कहा जाता है। ये बेसिकली ग्राफ को कहते हैं। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को? देखिए, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व हमें रिलेशनशिप बताती है फेज ट्रांजिशन और एनर्जी चेंज में ड्यूरिंग हीटिंग या ड्यूरिंग कूलिंग। जब आप हीटिंग कर रहे होंगे तो जाहिर बात है फेज ट्रांजिशन और टेम्परेचर के दरमियान, फेज ट्रांजिशन और इंटरनल एनर्जी के दरमियान क्या हो रही होती है, एक रिलेशन होती है। उस रिलेशन को ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा इसको? यस, द ग्राफ which show a relationship between phase transition and energy change during heating या हीटिंग और क्या है बेटा, कूलिंग इज कॉल्ड, क्या है बेटा, इज कॉल्ड हीटिंग और कूलिंग कर्व। ठीक है, हम इसको अलग अलग, देखिए मैंने एंड यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने और इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसको अलग अलग पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ बेटा टाइम वेस्ट के बगैर, और वो होगा सबसे पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन एज हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व क्या होती है? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अगर इस चैप्टर के अंदर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए ना बेटा, तो वो ये हीटिंग और कूलिंग कर्व आ सकती है। तो इसको अच्छे से समझना है, मैं डिटेल में आपको लिखवा दूंगा, साथ में आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अच्छा जी, तो हीटिंग एंड कूलिंग कर्व को हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले हीटिंग कर्व को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हीटिंग कर्व बाकी सारा वही होगा, जस्ट यहाँ पे हीटिंग लिखना है, मतलब कूलिंग को नहीं लिखना, सिर्फ हीटिंग को लिखना है। ठीक है, सो द ग्राफ which shows a relationship between phase transition and energy change during heating is to be known as heating curve। इसको हम क्या कहते हैं, हीटिंग कर्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले देखिए हीटिंग प्रोसेस में या हीटिंग कर्व किसके लिए इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमारा सॉलिड से लिक्विड जाना, लिक्विड से गैस में जाना, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, वो प्रोसेस हमें देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉलिड फेज है बेटा, सॉलिड फेज। ठीक है, और इसके बाद लिक्विड फेज, इसके बाद गैस फेज। मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं। ठीक है, अच्छा, आपको पता है कि सॉलिड फेज से
लिक्विड फेस में जाएंगे अपॉन हीटिंग, और लिक्विड फेस से अपॉन हीटिंग किस में जाना है, गैसियस फेस में जाना है। ठीक है, ये तीन फेस को हम यहाँ पे हीटिंग कर्व में डिस्कस करेंगे। बाकी जो तीन फेस होंगे ना बेटा वो हम किस में पढ़ेंगे, बाकी जो इसका रिवर्स जो फेस होगा या रिवर्स प्रोसेस होगा वो हम किस में पढ़ेंगे, कूलिंग में पढ़ेंगे। तो देखें, अगर हमारा सॉलिड जो है फेस ट्रांजिशन करके लिक्विड में जाता है ना, तो बेटा उस फेस ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। इसको हम मेल्ट कहते हैं या मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और ये मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। और लिक्विड फेस से गैस फेस में जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग। उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, तो इसको हम बॉइलिंग भी कहते हैं और आगे इवेपोरेशन भी कहेंगे, लेकिन इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है, लेकिन वो हम आगे अलग से पढ़ेंगे इसको डिटेल में। बॉइलिंग भी कहते हैं इसको, वेपराइजेशन भी कहते हैं या इवेपोरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बॉइलिंग के हिसाब से पढ़ना है इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये वाला वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है बेटा, और इसके साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम रखेंगे टाइम को बेटा, टाइम, और क्या रखेंगे बेटा, टाइम और हीट एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब को रखेंगे। और एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या रखेंगे बेटा, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या रखेंगे, टेम्परेचर को रखेंगे। एक चीज ऑब्वियस है कि यहां पे लेफ्ट राइट इस साइड पे क्या हो रही है, टाइम और हीट एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है। यहाँ पे वाई एक्सिस के क्रॉस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। अब हमने जाना कि बेटा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। देखिए सबसे पहली बात, अगर हमारा सॉलिड है ना बेटा, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बनिस्बत लिक्विड बनिस्बत गैस, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों, क्योंकि टेम्परेचर की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे, तो सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इन दोनों से सबसे कम होती है। तो हम यहाँ पे सपोज कर देते हैं कि ये क्या है, सॉलिड के लिए है। अब देखें टाइम के साथ साथ अब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसको हीट मिल रही है, तो क्या होगा बेटा, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये सपोज करते हैं कि इस तरह की एक ग्राफ आएगी, इस तरह से। मैं एज्यूम करता हूं कि बेटा here is the melting point, और यहां पे कहीं पे मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पे चले, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं किसको बेटा, बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट और ये वाला मेल्टिंग पॉइंट। आप इसको जरा तो जोड़ देना यहां से यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा उसको ऊपर और लेके जाते हैं, ये वाला। अच्छा, इस सेगमेंट को अगर हम लेवल करें ना बेटा, तो ये वाले सेगमेंट क्या बन जाएगा, ये वाले सेगमेंट जो है ये वाला ए बनेगा, ये वाला सेगमेंट बनेगा बी। ठीक है, मतलब ये ए बी सेगमेंट बन गया। और यहां पे जो फेस होगी ना बेटा, वो कौन सी फेस है, सॉलिड फेस। इसको हम लिखेंगे सॉलिड फेस। अब आपको पता है कि सॉलिड फेस में क्या होता है, पहली बात सॉलिड फेस में कोई फेस ट्रांजिशन नहीं होता, तो पहला पॉइंट लिखेंगे नो फेस ट्रांजिशन, कोई फेस ट्रांजिशन इसमें नहीं होगी। दूसरा पॉइंट बेटा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ेगा, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होती है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। अब जो ही टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, फेस ट्रांजिशन हो जाएगी। अब फेस ट्रांजिशन कौन सा होना है, मेल्टिंग। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगी ना बेटा, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है इस तरह से। और इसको अगर हम लेबल करें तो दिस इज नाउन एज क्या है बेटा, दिस इज, अच्छा थोड़ा सा ये स्लोप हो गया, इसको हमने बिल्कुल स्ट्रेट बना लिया है। यहां पे हमने बिल्कुल स्ट्रेट बना लिया। अच्छा जी, तो इसको हमने भी कहा बेटा, और ये सॉलिड फेस हो गया। ठीक है हमारा। अच्छा, इसके बाद जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा ना बेटा,
तो ये फेज ट्रांजिशन करेगा तो हमारे पास जो ग्राफ आएगी ना बेटा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाती है, और इस स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे सी कहेंगे। और यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे हो रही है मेल्टिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल्टिंग प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेल्टिंग। और आपको पता है कि मेल्टिंग में पहला पॉइंट फेज ट्रांजिशन होगा, यस है ना, फेज ट्रांजिशन होगी, मैं इसको शॉर्ट ले लिखता हूँ, ट्रांजिशन। दूसरा पॉइंट बेटा, काइनेटिक एनर्जी और या टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, यही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज बेसिकली फेज ट्रांजिशन करवाती है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसके बाद मजीद इसको हीट दे रहा है, ठीक है, तो ये जो मजीद हीट देने पे अब ये दोबारा से क्या करेगा बेटा, मेल्टिंग होके दोबारा से जब ये मेल्ट होने के बाद जब लिक्विड में जाएगा तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह की अगेन क्या आ जाएगी, ग्राफ आ जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ सी के बाद डी। और ये जो फेस होगी ना बेटा यहाँ पे, वो कौन सी फेस होगी, देयर वुड बी अ लिक्विड फेस। ये कौन सा फेस होगा, लिक्विड फेस होगा। और लिक्विड फेस में अगेन क्या होंगे बेटा, नो फेस ट्रांजिशन, यहाँ पे कोई फेस ट्रांजिशन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर और पोटेंशियल एनर्जी पूरा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट मेंशन करना है। इसके बाद देखिए, जो ही ये टेम्परेचर किसके बराबर हुआ है, लिक्विड फेस वाला टेम्परेचर किसके बराबर हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट के ना, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ये मेल्टिंग पॉइंट के बराबर, यहां से तकरीबन यहाँ तक लेके जाते हैं, दिस इज द यस मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये वाला मेल्टिंग पॉइंट के बराबर आ गया, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर मजीद हीट करने पे ये क्या करेगा, अगेन फेज ट्रांजिशन करेगा, मतलब अगेन ये अगले फेज ट्रांजिशन की तरफ जाएगा, दैट इज द बॉइलिंग। ये वाला सपोज कर लेते हैं, दिस इज बॉइलिंग। यहाँ पे हम इसको सी डी हो गया बेटा, और इसको हम कहेंगे ई, ठीक है, और दिस इज नाउन एज बॉइलिंग। यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है, और बॉइलिंग इज अ फेज ट्रांजिशन। बॉइलिंग क्या है, एक फेज ट्रांजिशन है बेटा। और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, यहाँ पे अगर हम मेंशन करें तो पहली बात फेज ट्रांजिशन होगी ना, यस फेज ट्रांजिशन होगी। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिए, ये किस में जाएगा बेटा, बॉइलिंग होगी, मतलब ये गैसियस फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास फिर अगला आ जाएगा किसके लिए, ई से लेकर ऑनवर्ड, ठीक है, मतलब ये हाई टेम्परेचर तक चला जाएगा। यहाँ से आगे हमारा असल में कंसर्न नहीं है, तो मैं यहाँ से आगे आप समझ लें कि यहाँ से आगे कौन सा फेस आएगा बेटा, वो यहाँ से आगे गैस फेस आएगा। अब गैस फेस आ गया तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट इज गैस फेस में क्या होता है, यस नो फेस ट्रांजिशन, नो फेस ट्रांजिशन। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, हीटिंग कर्व आ जाएगी। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। यहाँ पे मैंने बेसिकली कुछ यहाँ पे चीजें मेंशन किया है, देखिए गैस फेस को भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, और लिक्विड फेस को भी मैंने मेंशन कर दिया, और साथ में किसको मेंशन कर दिया बेटा, सॉलिड फेस को। इसी तरह से फिर मैंने आपको यहाँ पे कुछ और चीजें भी मेंशन किया हुआ, दैट इज एक मैंने मेंशन किया हुआ बेटा, दैट इज नाउन एज मेल्टिंग, यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस, और साथ में यहाँ पे मैंने बॉइलिंग को शो किया हुआ है। तो ये बेसिकली हीटिंग जो कर्व होती है उसमें ये आता है, ठीक है बेटा, इस तरह से ग्राफ आता है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, और जब हम कूलिंग पढ़ेंगे ना इसकी बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। अब इनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वो आप लोगों ने समझना है। एक्सप्लेनेशन इसमें ना बेटा, एक्सप्लेनेशन में हमने इन्हीं सेगमेंट्स को वन बाय वन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मैं जल्दी इसको लिखता हूं बेटा,
कुछ सेगमेंट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला सेगमेंट क्या है भैया, पहला जो हमारे पास प्रोसेस हो रही है, फर्स्ट वन इज सॉलिड फेज। सॉलिड फेज में पहला हेडिंग दे रहा हूं, यहाँ पे सॉलिड फेज है बेटा, और सॉलिड फेज में सेगमेंट ए से लेकर बी तक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए टू बी, ये है, ठीक हो गया। अब हम जरा इसमें पॉइंट्स लिखते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसको हमें यहाँ पे लिखना है। पहला पॉइंट बेटा क्या होगा इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज नो फेज ट्रांजिशन। पहला पॉइंट नो फेज ट्रांजिशन, इसमें कोई फेज ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगी, ये पॉइंट आपने मेंशन करना है। तीसरा पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीज और पार्टिकल्स वाइब्रेट रैपिडली मतलब तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू करेगा। तो ये आ जाएगा बेटा किसके लिए, ये आ जाएगा फॉर सॉलिड फेज। इसके बाद दूसरा कौन सा है बेटा, मेल्टिंग हो गया। इसके बाद सेकेंड इज द मेल्टिंग। अब आपको पता है मेल्टिंग कौन सा सेगमेंट है, बी से लेकर सी तक, तो बी टू सी आपने लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे सारा मैंने मेंशन किया एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ पे जस्ट मैं इसको एक दफा अलग से इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की सूरत में लिख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट, यस मेल्टिंग में फेज ट्रांजिशन होगी, फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाएगा बेटा, वीक होना शुरू हो जाएगा। ऊपर वाले में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है ना, नीचे वाले में वीक है। अच्छा जी, इसके बाद अगला जो हमारा इसमें आ जाएगा दैट इज लिक्विड फेज। नंबर थर्ड इज द लिक्विड फेज। अब लिक्विड फेज में क्या हो रहा है बेटा, कौन सा सेगमेंट है, लिक्विड फेज में सेगमेंट है हमारा सी से डी तक, तो सी टू डी लिखना है, ठीक है। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे, पहले हाईलाइट करें सी से लेकर डी तक। अच्छा जी, अब इसमें भी हम पॉइंट मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट लिक्विड फेज है, तो नो फेज ट्रांजिशन, यहां पे कोई फेज ट्रांजिशन नहीं हो रही, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, कौन सा है, लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी और यह टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या हो जाएगी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ठीक है बेटा। और यहां पे एक और पॉइंट भी लिखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आईएमएफ क्या हो जाएगी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहां पे वीक हो जाएगा और मॉलिक्यूल मूव करेगा ऑल अराउंड। इसके बाद नंबर फोर इज बॉइलिंग। अब बॉइलिंग कौन से सेगमेंट में हो रही है बेटा, बॉइलिंग हो रही है डी टू ई, डी से लेकर ई तक। अब इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, डी से लेकर ई तक। तो यहां पे बॉइलिंग फिनोमेना है, तो यहां पे फेज ट्रांजिशन होगी, ठीक है, यस फेज ट्रांजिशन होगा बेटा, फेज ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। दूसरा पॉइंट बॉइलिंग में क्या हो रहा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और क्या हो जाएगा बेटा, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या हो जाएगी बेटा, पार्टिकल्स स्टार्ट टू ब्रेक, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया बेटा सबको, ये बॉइलिंग आ जाएगा। इसी तरह से आखिरी हमारे पास कौन सा है बेटा, गैस फेज। नंबर 5 इज गैस फेज। अब गैस फेज में कौन सा सेगमेंट है, ई से हम यहां पे लिखेंगे ऑनवर्ड हाई टेम्परेचर ना, ऑनवर्ड हाई टेम्परेचर,
यहां तक हम चले इसको मेंशन कर लेते हैं। और इसमें क्या हो रही है बेटा, अगेन गैस फेस में नो फेस ट्रांजिशन। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया मैंने इसको यहाँ पे आज हमने एज इट इज मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नो फेस ट्रांजिशन, नो फेस ट्रांजिशन पहला पॉइंट, दिस टेक्स प्लेस। क्लियर हो गया बेटा सबको ये। और दूसरा पॉइंट यहां पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तीसरा पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। और मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव, ठीक है, रैंडमली and far apart from each other, and far apart from each other। ये है बेटा आपके पास इन सेगमेंट्स की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। 1 2 3 4 एंड 5, 5 पॉइंट हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया। इसमें दो चीजें और है, एक तो हमने काइनेटिक पार्टिकल इंटरप्रिटेशन करनी है जिसमें पहला टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या है, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन द फेज ट्रांजिशन। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया इसका हीटिंग कर्व का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो कि आप तमाम बच्चों को ये समझ आ गए होंगे बेटा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें पहले हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा, इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ी और एक नोट के चक्कर में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा, और हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक कवर किया, दैट इज हीटिंग कर्व। ठीक है, आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। और बेटा अगर आप तमाम बच्चों को ये लेक्चर अपने लिए हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबको इससे फायदा मिले। और अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी अपना क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे जरूर आंसर करूंगा। एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में सवाल भी किया था, मैंने वहां पे आंसर तो किया है। वहां पे उसने पूछा था कि सर प्लाज्मा को हम किसी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। देखिए हम गैस को अगर हम हीट करें ना वेरी हाई टेम्परेचर पे या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे दे तो गैस प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गैस ने आयोनाइज होना है and the plasma is the mixture of ions, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है। और अगर आप प्लाज्मा को दोबारा से कूल करें ना तो ये दोबारा से गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली प्रोसेस पॉसिबल है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सॉलिड लिक्विड एंड गैस के हवाले से दिया हुआ था तो मैंने इसी को यहाँ पे मेंशन किया। और इसके बाद बेटा यहाँ पे एक चीज और बताना मैं माइंड से निकल गया था, वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए अगर तो हमारा जो प्रोसेस है ना बेटा वो सॉलिड से डायरेक्ट इसमें जा रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट जा रहा है बेटा, फॉर एग्जांपल गैस में, ये वाला सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी क्या होती है, हीटिंग कर्व में आता है। ठीक है, तुम्हारे लिए मेंशन करना मेरे माइंड से निकल गया था, अब मैंने मेंशन कर दिया तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे, और यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।